हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला स्वर व्यंजन। वर्णमाला स्वर व्यंजन क्या है, ये किस प्रकार पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनके बिल्कुल पूरा टॉपिक बना कर लाए हूँ आपके लिए, जो आपको अन्य किसी पूरी यूट्यूब पर आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा दोस्तों। वर्णमाला स्वर व्यंजन का इनसे आपको बहुत ही मिल जाएंगे क्वेश्चन, जैसे कि हमने भी पूरे क्वेश्चन बना कर डाल रखी हैं। वर्णमाला की पूरी एक वीडियो है जिसमें स्वर व्यंजन और पूर्ण वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम डाल रखे, लेकिन इसमें आपको थ्योरी करवाई जाएगी। इसके पश्चात आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब कोई भी परीक्षा दे रहे हो सर, आपके टीचर की दे रही हो, एसएससी दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, टीएट, सीटेट, बीएड, एननेट, किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, आपको किसी परीक्षा में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। चलिए देखिए आ गया वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, देखिए वर्ण सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो ध्वनि है, ये इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, और इसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही क्या, देखिए वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्ण है उनको जो व्यवस्थित समूह का रखे है, जो उन समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो हिंदी में उच्चारण के आधार पर, देखिए वर्णमाला में हिंदी के उच्चारण पर 45 वर्ण है, जो 10 स्वर हैं और प्लस 35 व्यंजन है। जो 10 स्वर और 35 व्यंजन मिलाकर के हमारे हिंदी में 45 वर्ण होते हैं। और लेखन के आधार पर, देखिए लेखन के आधार पर हमारे 52 वर्ण है, जो 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे और 4 सुक्त व्यंजन है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 45 वर्ण है, लेकिन जब लेखन के आधार पर हमारे 52 वर्ण होते हैं और 10 स्वर हैं, तो लेखन के आधार पर हमारे 13 स्वर हो गए और 35 व्यंजन है, और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए तो स्वर हमारे कौन से हैं, देखिए ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए है। देखिए ये हमारे स्वर हैं ये सभी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11। देखिए ये जो है इन्हें अयोग्यवाह बोला जाता है। जो है और है इन्हें अयोग्यवाह बोला जाता है। ये स्वर में ही गिने जाते हैं, ये लेखन के आधार पर आते हैं, लेकिन स्वरों में गिने नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए व्यंजन हमारे क्या है, देखिए व्यंजन कै वर्ग में कै, ख, ग, घ आता है। फिर च वर्ग में च, छ, ज आता है ये। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड आता है। देखिए अड़ और ढ जो ये द्विगुण व्यंजन में आते हैं। द्विगुण व्यंजन में ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। केवल 2 ही होते हैं, ड और ड। ठीक है। फिर तय वर्ग में तय, थ, द, दैन आता है। और पै वर्ग में पै, फै, बै, बै, मैं आता है। अंतस व्यंजन हमारे ये रेल 4 व्यंजन होते हैं। और उत्सम व्यंजन जो होते हैं हमारे ये से पेट कटा हुआ से, और सपेरे वाला, और है हल। देखिए ये हमारे उत्सम व्यंजन में आते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि देखिए एक ऑप्शन दे देता है इनमें और बाकी के व्यंजन देते हैं कै, कै, चा, टा, पटे। तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से उत्सम व्यंजन कौन सा होता है। यदि आपको पता ही नहीं होगा तो उत्सम व्यंजन कौन सा है, तो आप नहीं क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। देखिए संयुक्त व्यंजन हमारे 6 छत्री वाला, ज्ञानी वाला, वो त्रिशूल वाला, और श्री वाला है। देखिए ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। देखिए कै और प्लस से, जय प्लस ई, और तय प्लस र, और श प्लस र मिलकर द्विव्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो उसमें प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन होता है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और वहीं पर हमारे 2 नंबर कट जाते हैं। देखिए स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण सवर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या 13 है। देखिए आ गया ना, इनकी संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही है। जब हम बोले जाते हैं तो इन्हें 10 ही माना जाता है, लेकिन लेखन के आधार पर इन्हें 13 माना जाता है। ये स्वर क्या होते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 13 है। उच्चारण की दृष्टि से ही 10 है। चलिए देखिए स्वरों का वर्गीकरण हमारे स्वरों का वर्गीकरण क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए मात्रा। ये मात्रा उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर है हमारे, इनकी मात्राएं जो बनाई जाती हैं, मात्रा लगती हैं, देखिए उच्चारण काल के आधार पर है। देखिए हर्षव स्वर जो लघु स्वर बोले जाते हैं, इनको हर्षव स्वर और लघु स्वर एक ही बोला जाता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है
जैसे ए ई ऊ छोटा हुआ ये, तो इन्हें क्या है, इन्हें ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर है, जैसे ए ई ऊ थे, उनसे अधिक समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ आ। यानी कि जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? देखिए जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जो प्लुत स्वर हैं, जो दीर्घ स्वर में जैसे आ ई ऊ थे, उनमें हमें अधिक समय लगता है बोलने में, लेकिन इन इन उनके उच्चारण में उनसे भी अधिक समय लगता है। जैसे राम है क्या ना, राम यानी लंबा स्वर हो गया। इनके प्लुत स्वर है, इनको जैसे कि ये है, ये हमें जो नाटक है अभिनय करते हैं, उन्हीं में इनका प्रयोग किया जाता है, लंबे प्लुत स्वर का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा फिर जीभ के प्रयोग पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी कि जीभ का जो अगला भाग है हमारा, वो टच करता है, उसके तहत हमारे जो जिन स्वरों का उच्चारण होता है जो जीभ के अगले भाग से, उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ई ए आई ये हमारे अग्र स्वर में आते हैं। और इनको याद भी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो उसमें पूछा जाता है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, तो हम वही मार खा जाते हैं और हमारे 2 नंबर कट जाते हैं। ई छोटी ई और बड़ी ई, ए आई हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए है हमारे जीभ के मध्य भाग से ही आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए पश्च स्वर। पश्च क्या होता है? जो पिछला भाग, पश्च मैंने पीछे होता है, अगर मैंने आगे, पश्च मैंने पीछे, और मध्यम मध्य ही होता है, मध्यम भाग। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि जो पिछला भाग है, जो जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ उ ओ औ आ यानी कि हमारी ये कंठ के पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से हमारे आते हैं, इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा मुख द्वार। यानी मुख द्वार क्या होता है? मुख के द्वार पर। देखिए मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर, देखिए स्वर का वर्गीकरण है, ऑप्शन नंबर 3 आया। देखिए मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि विवर्त ये बोला जाता है। देखिए विवर्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ यानी हमारा जब आ बोलते हैं तो आ के ध्वनि निकालते हैं हम, जैसे खा पा, तो उन्हें क्या होता है? उन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विवर्त कहा जाता है। और जो अर्धविवर्त है, देखिए जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ए औ आ, ये आधा मुख खुलता है, तो उन्हें अर्धविवर्त कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विवर्त कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें अर्धविवर्त कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद ही रहता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, उन्हें अर्ध सिवर्त कहा जाता है। ए ओ यानी कि हमारा मुख ही कम ही खुलता है, ए ओ है ना। देखिए इसलिए इन्हें अर्ध सिवर्त कहता है। और संवृत, संवृत उन स्वरों कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है हमारा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद ही रहता है, ई यानी कि हम जो आता है ये कंठ की तरफ से आते हैं ई, लेकिन मुख द्वार इतना ज़्यादा नहीं खुलता, हमारा बंद ही रहता है, है ना। जैसे मुख द्वार के बंद के आधार पर ही इन्हें वर्गीकरण किया गया है। फिर देखिए ओठों के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अवर्तमुखी, अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हमारे, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे ओठों हलते भी हैं बोलने के आधार पर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे ए आ ए आई, यानी होठ हमारे मुख खुला ही रहता है, लेकिन हमारे गोठों का किसी प्रकार का कंपन नहीं होता इसमें। देखिए फिर वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ हमारे जो वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ ओ, यानी कि हमारा मुख जो है हमारे ओठ जो है हिलते हैं तो उन्हें गोलाकार में आकृति में आ जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है। फिर देखिए हवा के, देखिए फिर स्वरों का वर्गीकरण है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इन्हें क्या जाता है? ये निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहा जाता है। देखिए निर्नुनासिक या मौखिक स्वर का, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है,
जैसे हम बोलते हैं आ, वो ये केवल मुंह से ही निकलती है, उन्हें क्या आते हैं, उन्हें मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे ए आ ई आदि जितने भी स्वर हैं ये ए आ ई उ ये क्या, ये हमारे मुंह से निकलने वाले स्वर हैं, तो इन्हें मुख्य मौखिक स्वर कहा जाता है। फिर देखिए अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आप कोई सी भी प्रकार की परीक्षा देते हो, अनुनासिक से संबंधित एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे किसी भी प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे हिंदी के लिए दे रहे हो, टीचर के लिए दे रहे हो, या अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा में, उसमें हिंदी का जो स्वर पूछा उसमें अनुनासिक व्यंजन जरूर पूछा ही जाता है स्वर के आधार पर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ए आ ई मू, है ना। देखिए मूर्धन्य यानी जो नाक के जो मुंह जो अंक के जो ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, जैसे मुंह है, देखिए मुंह के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा होता है उससे ही के आधार पर यह अंग बिंदु जो हमारा जो व्यंजन के पंचम अक्षर होता है उसको व्यंजन जो उनको अनुनासिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है या फिर बिंदी लगती है ऊपर, उसी को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है या स्वर कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट है घोषताओं के आधार पर, यानी घोष, जिन्हें सघोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण बोला जाता है, जिनको सभी स्वर जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ के अंतर्गत ही आती हैं। ये घोष अर्थ का है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी जो हमारे बोलते हैं, जो हमारे स्वर तंत्रियाँ उनके अंदर जो श्वास का कंपन होता है उस कंपन के आधार पर ही सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। और सभी स्वर जो होते हैं वो सभी सघोष ध्वनियाँ के अंतर्गत ही आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे भी सघोष ध्वनियाँ पूछ लिया जाए तो आपको कै ख घेड़ा दे देगा और इनमें से एक स्वर दे देगा, तो आपको मुझे बताना होगा कि स्वर कौन सा सघोष ध्वनि है, तो आपको ये बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। देखिए ये आपको दिखाता हूँ। देखिए अनुनासिक व्यंजन, देखिए नासिका क्या होते हैं, जो नास के ए आ ई, देख पंचम वर्ण है ना, ये प्रत्येक व्यंजन के पंचम अक्षर होते हैं, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। और दंत मूल, जो दांतों के रे और जो दांतों के ऊपर जो हमारा मसूड़ा होता है उस हाथ से जो टच करती है जीभ हमारी, उसे दंत मूल कहा जाता है। फिर दंत्य वर्ग में देखिए दंत्य में तय वर्ग आता है और से आता है, जो दांतों की टच करती है हमारी जीभ, पिछला भाग जो दांतों का होता है उसे टच करती है तो उसे तय वर्ग बोला जाता है। तय थे दे धै न, ये सभी दंत्य व्यंजन होते हैं। और फिर दंत प्लस ओष्ठ है, जो दांतों और ओठ के कंपन से हमारा जो बोला जाता है स्वर वो वह, ये दांत और ओष्ठ बोला जाता है, इसे दंत ओष्ठ बोला जाता है। फिर ओष्ठ केवल होठों के आधार पर जो बोले जाते हैं उ पै और इन्हें पै फै बै बै, यानी कि जब हमारे होठ हैं कंपन करते हैं आपस में टकराते हैं तो उसे पै वर्ग बोला जाता है। फिर ओष्ठ प्लस कंठ, ये होठों और कंठ के आधार पर ओ औ यानी कि जहाँ पर ओठ और कंठ के हमारे जो आवाज़ निकलती है उसे ओष्ठ कंठ कहा जाता है। फिर मूर्धन्य री ऋषि वाला और टै वर्ग और श, देखिए पेट कट वाला से, ठीक है ना। देखिए ये यार मूर्धन्य में आते हैं हमारे से, री ऋषि, यानी कि जो हमारे तालवे होते हैं वहाँ पर मूर्धन्य दांतों के ऊपर का जो और तालवे का बीच का स्थान होता है वहाँ पर से टैवरग टकराते हैं जीभ, तो उसे टैवरग बोला जाता है। टे ठे डे डैन उसे मूर्धन्य कहा जाता है। फिर ये तालव्य जो तालु से संबंधित है, ये ई छोटी ई और बड़ी ई और चैवरग यह श, ये सभी तालव्य व्यंजन होते हैं। और स्वर होते हैं तो ई छोटी और बड़ी ई होते हैं, ये तालव्य व्यंजन ही होते हैं स्वर। देखिए चय वर्ग में जो चय छः जय जन, ये सभी जब हमारी बोलते वक्त हमारी जीभ जब तालवे को टच करती है तो उसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। देखिए फिर हमारा कंठ और तालु, जो कंठ और तालु से मिलकर तो शब्द उच्चारण होता है हमारे, ए आई जो स्वर हमारे ए आई, ये कंठ और तालु से मिलकर हमारे आते हैं, तो इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। फिर यदि कंठे में आते हैं मेरे ए है हमारा अयोग्य वा है, ये सभी और कै वर्ग और है ये हमारे कंठ में आते हैं, यानी कंठ व्यंजन में आते हैं। कै वर्ग कै ख ग गैड़ और है ए आ ए है अंग अंगूर, ये सभी कंठ में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स हमारी वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।